हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो कंडेंस मैटर फिजिक्स का आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के आते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। होने को बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके पहले बात की थी लैटिस वाइब्रेशन की। उसमें हमने ये देखा था कि लैटिस वाइब्रेशन के अंदर ये कंसीडर किया गया था कि पोटेंशियल वहां पर कांस्टेंट है, पर जो रियल सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो पेरियोडिक पोटेंशियल होता है। यानी कि जो पोटेंशियल है वो टाइम के साथ साथ अपनी जो वैल्यू है उसको लगातार चेंज करता है। यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको कैसे लिखा जाएगा, वी एक्स प्लस ए वी एक्स। जैसे हम टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन लिखते हैं ना, कि हमारे पास मान लो कोई क्वांटिटी है ओमेगा एक्स और ओमेगा टी प्लस एक्स, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है वी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू वी एक्स, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पेरियोडिक है। वो क्या है, पेरियोडिक है। और जो ए हो गया वो क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, कि इस टाइम के बाद, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो पेरियोडिसिटी है, मतलब जो पर्टिकुलर पीरियड होगा, वो पीरियड किसका काम करेगा, एनर्जी बैंड का काम करेगा। वो पीरियड किसका काम करेगा, एनर्जी बैंड का काम करेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सारी कहानी ये चलेगी कि जो लैटिस वाइब्रेशन में हम पढ़ के आए थे कि पोटेंशियल कांस्टेंट, यहाँ पर पोटेंशियल पेरियोडिक होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर सारी चीज़ें बन जाएगी, और उसके बेस पर पूरा का पूरा चैप्टर बन गया, जिसको हम कह रहे हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। पहली कहानी तो ये हो गई, पहला चीज़ ये हो गई जहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में पोटेंशियल होता है, कॉन्स्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो क्या होता है, पेरियोडिक पोटेंशियल होता है। फिर दूसरी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ब्लोच थ्योरम। ब्लोच थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, दो वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक यहाँ पर ये माना जाता है कि जो वेव है, इलेक्ट्रॉन जिस वेव के ऊपर चल रहा है वो प्लेन वेव है, और प्लेन वेव की जो इक्वेशन है, प्लेन वेव का इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है, ई पावर आयोटा के एक्स। दूसरा यहाँ पर जो इसका पेरियोडिक पार्ट है, लेटेस्ट पेरियोडिक पार्ट है, उस पेरियोडिक पार्ट को किससे लिखा जाता है, यू के से लिखा जाता है। तो इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास पहले जब हम बात कर रहे थे लेटेस्ट वाइब्रेशन के अंदर, तब हम प्लेन वेव के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अब उसमें पेरियोडिक वाला पार्ट जो है वो भी ऐड कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, ये बन गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम नाम देंगे ब्लोच इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे इनको हम क्या नाम देंगे, ब्लोच इलेक्ट्रॉन्स नाम देंगे। ठीक, फिर दो थ्योरी हम पढ़ते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और एक बैंड थ्योरी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और बैंड थ्योरी, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कोई भी पेरियोडिक पोटेंशियल नहीं होता, जो कि हमने बात की। दूसरा, यहां पर जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, कंटिन्यूअस। वही अगर हम बैंड थ्योरी की बात करें, बैंड थ्योरी, तो बैंड थ्योरी के अंदर जो पोटेंशियल है वो पेरियोडिक होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है वो पेरियोडिसिटी को फॉलो करती है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो पेरियोडिकली मूव कर रहा है, और पेरियोडिकली मूव कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, एनर्जी बैंड्स बना रहा है। क्या बना रहा है, एनर्जी बैंड्स। और इनके बीच में जो गैप होगा उनको हम क्या कहेंगे, बैंड गैप्स। इनके बीच में जो गैप होगा उनको हम क्या कहेंगे, बैंड गैप। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कोई भी पेरियोडिक पोटेंशियल नहीं है, जबकि जो बैंड थ्योरी है उसमें फ्री जो पोटेंशियल है वो पेरियोडिक है। फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वहां पर एनर्जी कंटिन्यूअस है, जबकि बैंड थ्योरी के अंदर जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो एनर्जी बैंड्स बना रही है और प्लस क्या बना रही है, बैंड गैप बना रही है। अब जो ये बैंड गैप बनेंगे, जहां पर ये गैप आएंगे, तो पर्टिकुलर एक जोन जो बनेगा वो क्या बनाएगा, ब्रिलियंस जोन बनाएगा। ब्रिलियंस जोन क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ब्रिलियंस जोन जो होगा उसकी जो बाउंड्री होती है कितनी होती है, माइनस पाई बाई ए से और पाई बाई ए तक। ये हम जान चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। तो जो एनर्जी गैप अपीयर होगा, एनर्जी गैप कहां पर अपीयर होगा, बाउंड्रीज पर अपीयर होगा। कहां पर अपीयर होगा, बाउंड्रीज पर, यानी कि के इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई ए पर एक बैंड खत्म हो जाएगा, फिर वहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, गैप स्टार्ट हो जाएगा। तो जो गैप अपीयर होगा वो बाउंड्री जोन्स, यानी कि जो ब्रिलियंस जोन की बाउंड्री है उसके ऊपर जो गैप है वो अपीयर होगा। ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चलेंगे, ग्रुप में चलेंगे। ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या दिया जाएगा बैंड के अंदर, Vg इक्वल्स टू 1/h का डी अपॉन डी के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनको याद रखना है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है उसको कैसे शो किया जाएगा, 1/h कट डी अपॉन डी के। और यहाँ पर जो स्लोप है, ये देखो यहाँ पर एक कर्व बन रहा है ई और के बीच में, ई और के बीच में, तो इस कर्व की जो स्लोप हो गई डी अपॉन डी के।
डी अपॉन डी के स्क्वायर की स्लोप होगी। तो स्लोप जो है वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर होगी। स्लोप जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेलोसिटी के। यदि फ्लैट बैंड है, सीधा है, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। और यदि स्टीप बैंड है, मतलब जितनी ज़्यादा स्लोप आती जाएगी तो वेलोसिटी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये इस फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। सीधे सीधे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि यदि जो एनर्जी और ये जो कौन सा वेक्टर है, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का कर्व जो है उसकी स्लोप यदि फ्लैट है तो उस केस में जो वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी। इसी तरह से एंगल दे देंगे आपको दो, तो कौन से केस में वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो आपसे पूछा जाएगा। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है बैंड थ्योरी का, वो आता है इफेक्टिव मास। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब बाय। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव मास है उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, एम एस्ट्रिक से। एम एस्ट्रिक बराबर होता है एच कट स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk2। एम एस्ट्रिक इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk2। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे पढ़ेंगे हम कर्व का, यदि जो कर्वेचर है वो बढ़ रहा है, यानी कि d2e अपॉन dk2, d2e अपॉन dk2, इसकी वैल्यू यदि बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एम एस्ट्रिक है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यदि d2e अपॉन dk2 इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जो एम एस्ट्रिक है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। तो ये d2e अपॉन dk2 जो है इसको हम क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है, कर्वेचर। तो अगर ये कर्वेचर बढ़ा तो जो इफेक्टिव मास है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, और यदि जो कर्वेचर है वो घटा तो जो इफेक्टिव मास है उसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट केस क्या बनेंगे, अब यहाँ जो एनर्जी है, एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एनर्जी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखो कुछ आपको ग्राफ दिख रहे हैं। इस ग्राफ में यहाँ पर है एम एस्ट्रिक, यानी कि ये कौन सा मास है, ये हमारे पास इफेक्टिव मास है, और यहाँ पर वेव प्रोपोगेशन वेक्टर है। एक बन रहा है पैराबोला अपवर्ड, एक कर्वेचर पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ पर इफेक्टिव मास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफेक्टिव मास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पैराबोला अपवर्ड है तो कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इफेक्टिव मास उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफेक्टिव मास उस केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होगा, जहां पर कर्वेचर जीरो हो जाए। जहां पर कर्वेचर जीरो हो जाएगा उस जगह पर जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जहां पर कर्वेचर जो है वो जीरो हो जाएगा, कर्वेचर जहां जीरो हो जाएगा, यहाँ सीधा सीधा आ गया, तो वहां पर जो मास है, जो इफेक्टिव मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इफेक्टिव मास इनफाइनाइट होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो अब एक्सेलरेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। यहाँ से ये E जो है प्रोपोर्शनल टू आ गया एच स्क्वायर, एच कट E, ये d2e अपॉन dk2, तो E प्रोपोर्शनल किसके आ गया, के स्क्वायर के आ गया, है ना। पैराबोला अपवर्ड है, कर्वेचर पॉजिटिव है, मास जो होगा वो कैसा होगा, इफेक्टिव मास पॉजिटिव होगा। इन्फ्लेशन पॉइंट यानी कि जहां पर साइन चेंज हो रहा है, तो साइन जहां पर चेंज होगा वहां पर ये जीरो हो जाएगा, इन्फ्लेशन पॉइंट यानी कि कर्वेचर, और वहां पर मास जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसमें ये कौन से बैंड के पास था, नियर बॉटम बैंड। ये कौन से बॉन्ड के पास था, नियर बॉटम बैंड के पास। अब टॉप बैंड के पास अगर हम बात करें, किसके पास बात करें, टॉप बैंड, तो टॉप बैंड के पास क्या होगा कि जो हमारे पास कर्वेचर इफेक्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कर्वेचर इफेक्ट नेगेटिव आएगा तो जो एम इफेक्टिव है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ कर्वेचर पॉजिटिव यानी कि d2e अपॉन dk2 ये ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ नियर टॉप ऑफ द बैंड के पास क्या आएगा, ये बॉटम ऑफ द बैंड है, बॉटम ऑफ द बैंड के पास ये टॉप ऑफ द बैंड, तो टॉप ऑफ द बैंड के पास जो कर्वेचर है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इफेक्टिव मास यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, होल की तरह। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, होल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर कुछ अप्रॉक्सीमेशन लिए जाते हैं, उन अप्रॉक्सीमेशन के बेस पर अलग अलग लैटिस के लिए अलग अलग एनर्जी के फॉर्मूला बनाए जाते हैं। अलग अलग लैटिस के लिए अलग अलग एनर्जी के फॉर्मूला बनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन का यूज हम कब करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम से स्ट्रांगली बाउंड होंगे। जब एटम्स जो हैं वो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो हम टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे। इस केस में क्या होगा, जो नाइबरिंग एटम है उनमें
ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग बिटवीन नाइबरिंग एटम्स इज स्मॉल। तो ओवरलैपिंग जो है, जो बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो बहुत कम होगी यहाँ पर। और ये किस काम आएगी ये अप्रॉक्सीमेशन? ये एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन को फाइंड आउट करने के काम आएगी। किस काम आएगी? एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन को निकालने के काम आएगी। एनर्जी डिस्पर्शन का जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है? ई के इक्वल्स टू माइनस अल्फा माइनस गामा एल्जेब्रिक समेशन ई पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर एन, जहां अल्फा जो है वो होगी एटॉमिक एनर्जी, गामा जो है वो ओवरलैप इंटीग्रल, और आर एन जो होगा वो नियरेस्ट नाइबर वेक्टर्स, आर एन जो होगा वो नियरेस्ट नाइबर वेक्टर्स। अब तीन तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। एक तो सिंपल क्यूबिक, एक हम बात करेंगे बीसीसी, और एक हम बात करेंगे एफसीसी। तो सिंपल क्यूबिक यानी कि एससी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6, और नियरेस्ट नाइबर जो होते हैं यहाँ पर वो उनकी डिस्टेंस ए होती है ना। तो प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस ए वाई और प्लस माइनस ए जेड, तो 6 हो गए ना, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। तो माइनस अल्फा एटॉमिक एनर्जी -2 गामा, यहाँ पर जो हमारे पास ये बनेगा, एक बनेगा प्लस का और एक बनेगा माइनस का। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? -2 गामा। क्या बन गया? कॉस के एक्स ए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आयोटा ई पावर आयोटा थीटा, डी मोवियर्स थ्योरम लगाओगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाले। तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस के एक्स के वाई ए और के जेड ए, के एक्स ए के वाई ए और के जेड ए। अब बैंड एक्सट्रीमा निकालें तो बॉटम ऑफ बैंड का मतलब है जहां पर वेव प्रोपोगेशन वेक्टर कितना है? 0 0 0 0। तो बॉटम ऑफ बैंड पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0 0। और टॉप ऑफ बैंड पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई ए और पाई बाई ए। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यू आएगी। तो बॉटम ऑफ बैंड में यहाँ पर वैल्यू रखनी है k इक्वल्स टू 0, तो ये 0 और ये 0 रखना है। ये तीनों 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा। फिर हम रखेंगे पाई अपॉन ए, तो पाई अपॉन ए रखेंगे तो ये बनेगा कॉस पाई कॉस पाई कॉस पाई। तो उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आएगी। बीसीसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ जो नियरेस्ट नाइबर बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? a/2 +-1 +-1 +-1। तो एनर्जी का रिलेशन जो है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। ये बन जाएंगे, ये ब्रैकेट में है भाई, है ना। ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -8 गामा कॉस के एक्स a/2 कॉस के वाई a/2 कॉस के जेड a/2। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ बैंड में क्या बनेगा? 0 0 0। और टॉप ऑफ बैंड में यहाँ क्या बनेगा? 2 पाई बाई ए और 0 0। टॉप ऑफ बैंड में यहाँ क्या बनेगा? 2 पाई बाई ए 0 0। फिर नेक्स्ट देखो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। तो यहाँ नियरेस्ट नाइबर्स होंगे जो a/2 0 +-1 +-1। तो यहाँ पर जो एनर्जी का रिलेशन बनेगा, एक मिनट इसको मैं सही कर दूं, यहाँ जो एनर्जी का रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बनेगा हमारा ये 4 गामा कॉस के एक्स a/2 कॉस के y/2, फिर के वाई जेड और फिर जेड एक्स, यानी कि साइकिल चल रही है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये साइकिल चल रही है। बॉटम में क्या बनेगा? 0 0 0 और टॉप पर क्या बनेगा? 2 पाई बाई ए 0 0। अगर आप बीसीसी और इसको कंपेयर करो तो लगभग सेम से है। बीसीसी में जो बॉटम के कोऑर्डिनेट है, टॉप के कोऑर्डिनेट है, वो सेम आया, जबकि एससी में बात करोगे तो बॉटम का कोऑर्डिनेट सेम ही है सबका, तीनों का। टॉप का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना हो रहा है? पाई बाई ए और पाई बाई ए। आगे देखिए भाई, अब इफेक्टिव मास जो है उसको टेंसर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है गिवन पॉइंट पर, एक गिवन डायरेक्शन में, पर्टिकुलर पॉइंट पर, सभी डायरेक्शंस में जब प्रॉपर्टी सेम नहीं होती तो उसको हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के लिए उसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है के एक्स के वाई और के जेड के ऊपर, अलग अलग डायरेक्शन में डिपेंड करेगी। तो इफेक्टिव मास जो है वो टेंसर बन जाता है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव मास है वो क्या बन जाता है? टेंसर बन जाता है। तो एक क्वेश्चन में बन गया कि एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के लिए इफेक्टिव मास वेक्टर होता है, स्केलर होता है या टेंसर होता है? तो एनआइसोट्रॉपिक के लिए इफेक्टिव मास जो है वो टेंसर बन जाएगा, जबकि आइसोट्रॉपिक के लिए जो इफेक्टिव मास है वो क्या होता है? स्केलर होता है। आइसोट्रॉपिक के लिए इफेक्टिव मास क्या होता है? स्केलर होता है। तो इफेक्टिव मास को टेंसर के फॉर्म में लेंगे। सबसे पहले तो ये d2e/dk2 जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, ऊपर लाओगे तो -1 हो जाएगा। टेंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/m*ij 1/h², ये हो जाएगा d2e/dki/dkj। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाए तो यहाँ x, यहाँ आ गया xy, यहाँ आ गया xz, फिर यहाँ yx, ये दोनों देखो ये ऐसे 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3।
फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 1, तो यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई एक्स। फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 2 यानी कि वाई वाई। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 यानी कि वाई जेड। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 1, ये 1 3 है यानी कि एक्स जेड, तो यहाँ पर क्या आएगा जेड एक्स। फिर ये क्या आएगा, ये आएगा 3 2, यहाँ पर वाई जेड था, यहाँ पर आएगा जेड वाई। फिर यहाँ पर क्या आएगा 3 3, देखो उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, यहाँ पर एक्स एक्स, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स जेड, यहाँ पर वाई एक्स, यहाँ पर वाई वाई, यहाँ पर वाई जेड। फिर यहाँ पर है जेड एक्स, यहाँ पर है जेड वाई और यहाँ पर है ये जेड जेड। तो एम एस्ट्रिक का जो वैल्यू है वो एच कट स्क्वायर, और ये मैट्रिक्स ये d2e अपॉन dk2, ये वैल्यू जो है वो किसकी है, d2e अपॉन dk2 की है। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, और इसका ट्रांसपोज यानी कि इसकी पावर -1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा। हालांकि आपको इतना लंबा चौड़ा ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल के लिए जो इफेक्टिव मास है वो टेंसर बन जाता है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। डायगोनल का केस क्या होगा इन क्रॉस टर्म, डायगोनल के केस में डायगोनल के 3 एलिमेंट बन रहे हैं, एम एक्स 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 वाला, एम वाई वाई वाला और एम जेड जेड वाला, और बाकी के जो हैं वो डायगोनल के अलावा वो सारे के सारे क्या बन रहे हैं, जीरो बन रहे हैं। के एक्स के वाई वाले ये जो हैं क्रॉस टर्म्स में क्या बन रहे हैं, जीरो बन रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इफेक्टिव मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन बिहेव डिफरेंटली अलॉन्ग एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। जो इफेक्टिव मास का रोल है वो कहां पर इंपॉर्टेंट होगा, सेमीकंडक्टर, एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल और वैली डिजनरेसी, इन केसेस में इफेक्टिव मास का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहां पर हमें इसका इफेक्टिव मास निकालना है। तो इफेक्टिव मास इसका कैसे निकालेंगे हम, इसका इफेक्टिव मास निकालने के लिए हमने यही फॉर्मूला यूज किया, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, एच कट स्क्वायर d2e अपॉन dk2 पावर -1, d2e अपॉन dk2 इस तरह से निकालेंगे और फिर उसका इन्वर्स करके ये वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एम एक्स एम वाई एम जेड। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो एम एक्स जो एलिमेंट है वो एम एक्स एलिमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, एच कट स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dkx2। इसी तरह से एम वाई एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में, और जेड की वैल्यू 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है जेड के रेस्पेक्ट में। अब एक चीज आती है साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है इफेक्टिव मास को निकालने के लिए। तो साइक्लोट्रॉन रेजिस्टेंस इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड्स के केस में जो इफेक्टिव मास है उसको निकालने के लिए साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस का यूज किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, और ये कौन सी मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा जाता है ओमेगा सी इक्वल्स टू ई बी अपॉन एम स्ट्रिक, ओमेगा सी इक्वल्स टू ई बी अपॉन एम स्ट्रिक, जहाँ ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बी जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और एम क्या है, इफेक्टिव मास है। फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो एम इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी ई बी अपॉन ओमेगा सी। तो सो बाय मेजरिंग रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वी विल फाइंड इफेक्टिव मास, तो इससे हम इफेक्टिव मास को निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो फिजिकल आइडिया होगा, यहाँ मतलब जो साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस है, ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस की। तो इस साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो के स्पेस के अंदर ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे, और रेजोनेंस की कंडीशन कब आएगी, जब ओमेगा यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी दोनों बराबर हो जाएगी, तो उस केस में रेजोनेंस की कंडीशन पहुंच जाएगी। टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे तो नियर बैंड मिनिमम, तो कॉस का जो हमारे पास एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, उसका अगर हम यूज़ करें और स्मॉल वैल्यू ऑफ के के लिए काम करें, स्मॉल वैल्यू ऑफ के के लिए काम करें, तो जो हायर वैल्यू ऑफ के है उनको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि के की वैल्यू छोटी है तो उसकी आप पावर बढ़ाते जाओगे तो उसकी वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये किसके अंदर रिड्यूस होकर रह जाएगी, 1 माइनस के एक्स ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 किसके बराबर होता है 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फैक्टोरियल 2 इसके बराबर होता है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये एक्सपेंशन हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने टाइट बाइंड रिलेशन में पढ़ा था कि जो ई है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, के स्क्वायर के।
और जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला बनता है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m एस्ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ई का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m एस्ट्रिक। और अगर इसका एग्जाम्पल में देखूँ तो सिंपल क्यूब लेटिस के लिए ई के की वैल्यू माइनस अल्फा माइनस 2 गामा कॉस के एक्स ए प्लस कॉस के वाई ए प्लस कॉस के जेड ए। तो अप्रॉक्सीमेशन टाइट बाइंड अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे तो कॉस के ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस के का स्क्वायर अपॉन 2। और ई के की जो वैल्यू है ये लिखा हुआ है कांस्टेंट प्लस गामा ए स्क्वायर और के स्क्वायर। इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे किसके साथ, ई इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m के साथ। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे यानी कि इनकी कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो के स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर के स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ रहा है गामा ए स्क्वायर। तो वो जब के स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ डाल देंगे तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इफेक्टिव मास की वैल्यू निकाल। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव मास की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है ना, एक इक्वेशन दिख रही होगी आपको। वो इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या है, एनर्जी की इक्वेशन है बीटा कॉस के एक्स कॉस के वाई ए और कॉस के जेड ए। तो इफेक्टिव मास एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, इफेक्टिव मास निकालना है बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री मतलब के की जो वैल्यू है वो कितनी हो, प्लस माइनस है। और इफेक्टिव मास निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, d2e अपॉन dk2। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, de अपॉन dk। तो यहां पर आप निकाल लोगे de अपॉन dk। जब आप de अपॉन dk फाइंड आउट करोगे तो de अपॉन dk फाइंड आउट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा माइनस ए बीटा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होगा तो ये हो जाएगा साइन के एक्स ए, साइन के एक्स ए प्लस ये हो जाएगा साइन के वाई ए और प्लस ये हो जाएगा साइन के जेड ए। एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में और एक बार किसके रेस्पेक्ट में करना है, जेड के रेस्पेक्ट में। दोबारा से कर दो, दोबारा से करोगे तो d2e अपॉन dk2 ये बन जाएगा माइनस ए बीटा माइनस ए स्क्वायर बीटा माइनस के ए स्क्वायर बीटा। ये हो जाएगा कॉस के एक्स ए प्लस ये हो जाएगा कॉस के वाई ए और प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस के जेड ए। ये क्या बन जाएगा, कॉस के जेड ए। अब हमें क्या लगानी है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, पाई बाई ए पाई बाई ए पाई बाई ए। तो d2e अपॉन dk2 इसकी वैल्यू हम कहाँ निकाल लेंगे, पाई बाई ए के ऊपर निकाल लेंगे। तो पाई बाई ए और पाई बाई ए, यानी कि जो एक्स के एक्स लिखा है के एक्स ए उसकी जगह हमें वैल्यू डालनी है पाई बाई ए, के वाई की जगह वैल्यू डालनी है पाई बाई ए और के जेड की जगह वैल्यू डालनी है पाई बाई ए। तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बीटा। यहाँ लिखूंगा मैं कॉस पाई अपॉन ए, ये ए हो गया, प्लस यहाँ लिखूंगा मैं कॉस पाई अपॉन ए, ये ए, फिर यहाँ लिखूंगा कॉस पाई अपॉन ए और ये ए। तो ये ए से ए कटा, ये ए से ए कटा, ए से ए, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा माइनस 3। क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बीटा। क्या वैल्यू आ जाएगी, 3a स्क्वायर बीटा। हमें निकालना है इफेक्टिव मास। तो इफेक्टिव मास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एच कट स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk2। तो एच कट स्क्वायर एज इट इज और ये कितना हो गया, ये हो गया 3a स्क्वायर बीटा। तो इफेक्टिव मास जो है वो किसके बराबर हो गया, एच कट अपॉन 3a स्क्वायर बीटा, जो कि ऑप्शन आ गया कौन सा, डी। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है, यहाँ पर डिस्पर्शन रिलेशन दिया है इलेक्ट्रॉन्स का एफसीसी के अंदर, और रिलेशन लिख के दिया है अकॉर्डिंगली टाइट बाउंड अप्रॉक्सीमेशन। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला वो होता है Vx इक्वल्स टू 1 अपॉन एच कट, Vx इक्वल्स टू 1 अपॉन एच कट और DE अपॉन DKX, DE अपॉन DKX, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो कुल मिलाकर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, DE x डायरेक्शन में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो x डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करोगे, DE अपॉन DKX निकालना है आपको पहले। तो DE अपॉन DKX जब आप निकालोगे
तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कॉस का क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो ये -4 एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा, कॉस का बनेगा साइन, और यहाँ पर ये तो जीरो हो जाएगा और ये वाला होगा, तो बीच वाला तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस साइन के एक्स ए अपॉन 2, और a/2 बाहर भी आएगा है ना, तो a/2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ये डॉट a/2, इसकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये तो रहेगा कॉस के वाई ए अपॉन 2, ये बीच वाला जीरो हो जाएगा, प्लस इधर करोगे तो ये बनेगा माइनस साइन के एक्स a/2, और ये हो गया a/2, और ये हो जाएगा कॉस के जेड ए अपॉन 2। तो ये हमारे पास डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दें, तो यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस निकलेगा बाहर निकलेगा, तो यहाँ से वेलोसिटी जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ये a/2 यहाँ से बाहर आएगा, a/2 यहाँ से बाहर आएगा, तो ये बनेगा, दोनों जगह से a/2 बाहर आया, तो ये बनेगा 4 एप्सिलॉन नॉट a/2 और 1 अपॉन एच कट, 1 अपॉन एच कट, और पूरी वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, साइन के एक्स a/2 साइन कॉस के वाई a/2 प्लस साइन के एक्स a/2 और कॉस के जेड a/2। अब हमें जो कोऑर्डिनेट दिया है वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पुट क्या कोऑर्डिनेट है, पाई अपॉन a, 0, 0, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पर के एक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, π/2, के वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, और के जेड जो है उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 0। तो के एक्स की वैल्यू हमें रखनी है π/2, तो ये बनेगा हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एच कट। के एक्स की वैल्यू π/2 रखेंगे तो साइन a अपॉन 4 हो जाएगा, साइन a पाई अपॉन 4 हो जाएगा, ये साइन a पाई अपॉन 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा cos 0 प्लस यहाँ पर अगेन साइन a पाई बाय 4, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0। ठीक है, ये पाई अपॉन a है ना, यहाँ पर ये पाई अपॉन a है, ये 4 नहीं है ये, तो ये पाई अपॉन a आ जाएगा और ये भी a आ जाएगा, ये 2 तो रहेगा ही, 2 और ये 2 रहेगा ही, तो ये a से a कट गया, ये a से a कट गया, तो ये बनेगा 2 एप्सिलॉन a अपॉन एच कट, साइन π/2 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, और ये भी 1, तो 1 और 1 2, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन a अपॉन एच कट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एच कट, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बैंड एनर्जी दी है, बैंड एनर्जी है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बैंड एनर्जी की वैल्यू गिवन है, और क्या निकालना है उसमें हमें क्रिस्टल फॉर के डायरेक्शन के लिए दी है, a माइनस बी कॉस 2k। a और b जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, और जो के ए है उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में वेरी कर रही है। इलेक्ट्रॉन हैज़ ए होल लाइक बिहेवियर ओवर द फॉलोइंग रेंज, तो इलेक्ट्रॉन होल की तरह कौन से रेंज में बिहेवियर करेगा, तो होल की तरह कब करेगा, जब वो d2e अपॉन dk2 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तब वो होल की तरह बिहेव करेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है डी अपॉन डी के, तो डी अपॉन डी के की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2ab साइन 2k, 2ab साइन 2k, 2ab साइन 2k, ये वैल्यू बन जाएगी। फिर इसका निकालेंगे हम d2e अपॉन dk2, तो d2e अपॉन dk2 करोगे तो ये बनेगा 4a²b और cos 2k, और cos 2k ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब आपको निकालना है इफेक्टिव मास, तो इफेक्टिव मास जो है उसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव मास h² अपॉन d2e अपॉन dk2, ये इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से नेगेटिव आना चाहिए होल के लिए, तो होल के लिए क्या आना चाहिए, फॉर होल m इफेक्टिव मास जो है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ऊपर। तो ये वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस h² और जो d2e अपॉन dk2 की वैल्यू हमने निकाली है वो सब्स्टिट्यूट करो,
तो 4ba² और ये कितना हो जाएगा cos 2k, 4ba² cos 2k। तो ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव जब होगा जब cos 2k जो है वो क्या रहे, नेगेटिव रहे, है ना। तो cos थीटा नेगेटिव कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, तो ME इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा व्हेन cos 2ka इज नेगेटिव। तो cos 2ka जब नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो cos थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में। तो cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट उसमें ये क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि π/2 से लेकर इसकी वैल्यू कहाँ तक, थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 तक जाएगा, तो वहाँ तक इसकी वैल्यू जाएगी। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है k। तो इसको हम कितना लिखें, π/4। तो थीटा की वैल्यू, एक मिनट रुको, 2k है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, π/4 < k, और ये कितना हो जाएगा 3π/4। क्यों, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी बन रही है, 2ka बन रही है। थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 2ka बन रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2ka। तो इससे हमारे पास जो ka की रेंज है वो कितने आ जाएगी, π/4 से और 3π/4 तक आ जाएगी। तो जो बैंड थ्योरी है मेनली उसमें आपको इफेक्टिव मास वाला फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, ये 2-3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जब मैं लेक्चर लूंगा तो उसमें कुछ एक फॉर्मूला और होंगे बैंड थ्योरी के, वो आपको बता दूंगा। वो मेनली चीज़ें आपको याद रखनी है, बस इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा आपको विशेष ध्यान रखना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।